Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we'll discuss ND Past Paper 2019, question number 14 to question number 17. Okay, so let's start. Okay, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 0 cosec x माइनस cot x. ठीक है, अब ये भी हमारे लिमिट का क्वेश्चन है. इसमें मैंने क्या किया, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश की. सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी ताकि इसको सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाए. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा cosec x को मैंने लिखा 1/sin x की फॉर्म में, और cot x को लिखा मैंने cosec x/sin x की फॉर्म में. ठीक है, ये मैंने कर दिया. अब मैंने कहा कि अब मैं जीरो लगा के देखती हूँ, शायद मेरा सॉल्व हो रहा हो. तो मैंने देखा कि जब मैंने साइन एक्स में जीरो लगाया, यानी साइन जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है, तो यहाँ मेरे पास इन्फिनिटी आ गया. ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने जीरो लगाया तो कॉस जीरो हमारे पास वन होता है, और साइन जीरो भी, साइन कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है. तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया, वापस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है. ओके, बात को ध्यान में रखिएगा कि इन्फिनिटी अब माइनस इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इस पर भी मुझे एल हॉपिटल्स रूल लगाना होगा. एल हॉपिटल्स रूल लगाने के लिए मुझे इसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने देखा कि भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक एलसीएम ले लेती हूँ. ठीक है, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया. 1 - cos x/sin x मेरे पास आ गया. इनको मैंने एक ही फॉर्म में यानी कंबाइन करके बस लिख दिया है. अब भी मेरे पास जो है, अब मेरे पास क्या बन रहा है, ये हो रहा है कि 1 - cos x, तो मैंने cos जीरो लगाया तो वो क्या हो रहा है, cos जीरो होता है 1, तो 1 - 1 जीरो होता है, और जो है साइन जीरो जीरो होते, तो मेरे पास अब जीरो अपॉन जीरो वाली फॉर्म बन रही है. यानी मेरा एल हॉपिटल रूल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होना चाहिए. तो अब मैं इस पर आसानी से क्या एल हॉपिटल रूल लगा सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने अपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, वन का डेरिवेटिव जीरो हुआ. cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये वाली माइनस की साइन, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद जो मेरे पास साइन एक्स आया, माइनस साइन एक्स आया, वो दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने. ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स, और ये वाले साइन एक्स का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आया cos एक्स. ठीक है, अब मैंने ये वाला जीरो इस एक्स की जगह डाला और ये वाला जीरो इस एक्स की जगह डाला, तो मेरे पास क्या आया, 0/1, और ये क्या हो गया मेरे पास, जीरो. तो इसका क्या मेरे पास आंसर हुआ, ए. तो इस तरह क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि जब भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाएंगे, उसमें एल हॉपिटल जरूर लगाएंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 15 हमारा आ गया है कॉनिक्स का. 9x² - 16y² इज इक्वल टू 144. इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आर. सबसे पहले तो भाई हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये है किसकी इक्वेशन. ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दिया. क्यों किया, हमें पता है कि हमारे पास इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब में हमारे पास इक्वल टू के बाद वन आता है. अब इतना तो क्लियर है कि ये इलिप्स है या हाइपरबोला है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसमें इक्वल टू 144, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दिया. और ये हमें क्लियर भी है कि ये हाइपरबोला है. क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास माइनस साइन आ रही है, और हाइपरबोला में हमेशा हमारे पास माइनस साइन आई भी होती है. तो यानी ये तो क्लियर है कि भाई ये तो हाइपरबोला है, और हाइपरबोला की इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर वन करना है, तो इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल. ठीक है, अब मैंने इसको जब पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 144 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 9x² अपॉन 144 - 16x² अपॉन 144 और 144/144. ठीक है, मैंने इसको 9 से सिंप्लीफाई किया, नहीं कटवट किया सब कुछ, और मेरे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है फिर वो आई है ये
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। और मुझे ये पता है कि भाई ये हाइपरबोला है, और हमारे पास इसके हिसाब से क्या है, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 किस तरह आया, हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास जो a स्क्वायर है वो 16 है और जो b स्क्वायर है वो 9 है। ठीक है, तो a स्क्वायर 16 है तो a क्या होगा 4, और b स्क्वायर जब 9 है तो b क्या होगा 3। ठीक है, तो हिसाब से मैंने दो जो वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई कर ली हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या है, एसिम्प्टोट इक्वेशन सबसे पहले याद रखनी होनी चाहिए हमें कि हाइपरबोला की एसिम्प्टोट इक्वेशन है क्या। वो है y इज इक्वल टू बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो अब हमें एसिम्प्टोट इक्वेशन अगर याद होगी तो हमारे बहुत सिंप्लीफाइड है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है ए और बी की, और उनको पुट कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास बी की वैल्यू 3 थी और ए की वैल्यू जो है वो हमारे मेरे पास 4 है। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, इसमें आसानी से जो है वैल्यूज इनपुट कर दी, और मेरे पास ये दो एसिम्प्टोट इक्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ए और बी को, और साथ में एसिम्प्टोट इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड जो है हमारे पास फॉर्म, इसको याद रखिएगा कि हाइपरबोला में हमेशा माइनस साइन आता है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको भी याद रखिएगा कि ए स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पहले होता है और बी स्क्वायर बाद में होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज, हमें यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मालूम करनी है, और हमें यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको भी किस में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें जो है हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाला जो है उसमें लाना है। क्योंकि हमारे पास जो, अगर हमारे पास एच और के जीरो होता है, यानी अगर हमारा इलिप्स या हाइपरबोला ओरिजिन में बन रहा होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये इलिप्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब ये इलिप्स की बात हो रही है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मेरे पास ओरिजिन पे नहीं बन रहा होता, यानी किसी और, यानी 2 या 3 किसी और पॉइंट पे बन रहा होता एक्स या वाई एक्सिस के, तो मेरे पास ये क्या होता, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी, प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी हमें इसको, यानी इस वाले को, अब हमें इसको जो हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अब इसको किस तरह लाया जाएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप कर दिया इस तरीके से कि मेरे पास एक स्क्वायर बन जाए, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर, कि मेरे पास, या a माइनस बी द होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये वाली साइड के लिए हमने इसको इधर सेव कर दिया, फिर ये वाई स्क्वायर को मैंने इस साइड के लिए सेव कर दिया। ठीक है, फिर माइनस 8x जो है वो मैंने इस साइड पे ले आई, अब मेरे पास, और प्लस 4y है वो मैंने इस साइड पे ले आई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास -8 सिर्फ एक चीज है, मैंने कहा कि ना तो वो इस पे अप्लाई हो रही है, ना ही मेरे इस पे अप्लाई हो रही है।
-8 लिखूंगी तो कहीं पे भी मेरे पास होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो मैंने मैथमेटिक्स का रूल लगाया कि मैंने इसके अंदर 4 ऐड किया, यानी मैंने इस इक्वेशन के अंदर 4 ऐड किया। और जब भी कोई चीज ऐड होगी वही चीज सब्ट्रैक्ट भी होगी, तो मैंने इसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये चीज की, और इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यही किया कि मैंने इसको ऐड किया और इसके साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया। किस तरीके से? इस तरीके से 2x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 द होल स्क्वायर, और इन तीनों को जब सॉल्व किया तो -16 आया और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इसको उस तरफ लेके गई 16 को। ठीक है, और मैंने इसको उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस 2 को कॉमन निकाला, क्योंकि अभी भी मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस x का कोफिशिएंट जो है अकॉर्डिंग टू मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 है। तो इस 2 को मैंने कॉमन निकाला और इस हिसाब से मेरे पास 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने 2 स्क्वायर को कॉमन निकाला तो मेरे पास x माइनस 1 द होल स्क्वायर रह गया अपॉन 16 और प्लस सो ऑन। ठीक है, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और मैंने यानी कटिंग की, यानी 2 स्क्वायर का मतलब 4 है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया, ये 16 एज इट इज रहा, और यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इलिप्स में क्या होता है, हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। इलिप्स में ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ये बात याद रखिएगा कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में 16 जो है वो 4 से ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है, यानी 16 यानी 4, अगर ए के हिसाब से करेंगे तो 16 का मतलब 4 है एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास यहाँ पर ए जो है वो 4 है और बी जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने एसेंट्रिसिटी वाली जो चीज है उसको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, कि E इज इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा कि रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने हमारा बी जो है वो 4 है, बी स्क्वायर हमारे पास 4 है और ए स्क्वायर मेरे पास 16 है। मैंने इसको इनपुट किया और मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सिंप्लिसिटी आई रूट 3 अपॉन 2, जो कि ये। ओके, बस मैंने सिंप्लीफाई यानी सॉल्व किया, कैलकुलेटर में डाला और मेरे पास सिंप्लिसिटी आ गई रूट 3 अपॉन 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इन दोनों में से कुछ भी आए सबसे पहले याद रखना कि हमें निकालना होगा डेरिवेटिव, जो इक्वेशन गिवन होगी उसका। क्यों निकालोगे डेरिवेटिव? क्योंकि वो डेरिवेटिव बराबर होता है m के, यानी स्लोप के, और हमें इसमें स्लोप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला जाएगा इक्वेशन जो दी हुई उसका। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास y इक्वेशन के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, यानी हम इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेटिव के मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत समझाया हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूंगी और सिंपल डेरिवेटिव मैंने इसका निकाल लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, -4x का -4 +10 का +10 y का +10 dy अपॉन dx, और -8 इज इक्वल टू, और 8 इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2x और -4 को उस साइड पे लेके चली गई, तो यहाँ पे माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया। मैंने dy अपॉन dx इन दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ से और यहाँ से, तो मेरे पास बचा 2y + 10, जो मेरे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में थे तो वहां पर आके डिनोमिनेटर में हो गए और मेरे पास ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पीड अप हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की ताकि थोड़ा इजी हो जाए। मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला है और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला, और मैंने इसको यहाँ के 2 को कट कर दिया, और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 5। अब मेरे पास देखें तो एक पॉइंट दिया हुआ है 3,1, इसमें 3 जो है वो x के बराबर है और 1 जो है वो y के बराबर है। तो मेरे पास यानी x और y की वैल्यूज दी हुई है, तो मैंने इसके अंदर पुट की, और मैंने क्या निकाला, अपना स्लोप निकाला -1/6 सिंप्लीफाइड करने के बाद। ठीक है, अब मेरे पास मेरा स्लोप आ गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैंने ये वाली चीज यूज की। याद रखिएगा, ये इक्वेशन यूज होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब बस इसमें मुझे एक ही स्टेप करना है कि सारी वैल्यूज को इनपुट कर देना है। सारी वैल्यूज डाल दी मैंने, हमारी y की, y1 की, x1 की। अच्छा, ये याद रखिएगा कि y1 और x1 के अंदर वैल्यूज जाएंगी हमारे पास, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए उसकी। y और x के अंदर मत डालिएगा, ये वाले y और x एज अ वेरिएबल ऐड करेंगे, और y1 और x1 के अंदर मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है 3 और 1 वो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने वो वैल्यू सारी इनपुट कर दी, और मेरे पास सिंप्लीफाई करके जो है वो ये आ गया है। मैंने इस 6 को -6, -1/6 था, तो मैंने -6 को उधर भेजा, -6y माइनस माइनस करके +6 आया, x-3 एज इट इज रहा, और मैंने इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाइड किया, और मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है -x -6y +9। ठीक है, और मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आ गया x + 6y -9 इज इक्वल टू 0। ये वाले यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस में आ गए, और प्लस वाला माइनस में आ गया, और मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो निकल आई है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा और इसमें आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।